बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट, हम फैमिली लॉ को फ्रॉम प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं ताकि अगर कोई प्रोपोजिशनल क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको जो है पेपर में कवर कर सकें। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारा है, वो है डॉक्यूमेंट टू बी नेक्स्ट टू अ प्लेंट इन अ फैमिली मैटर विद ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। हर डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है। अच्छा रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, देखिए हमने वो ये कर लिया सेक्शन 5 रेड विद शेड्यूल। ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट केस लॉस थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इन सब के ऊपर वो मैंने आपको बता दिए। ना सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया बल्कि मैंने हर एक के ऊपर आपको ड्राफ्टिंग करनी सिखा दी। ड्राफ्टिंग करने से मुराद ये है कि मैंने हर किस्म की प्लेंट आपको लिखनी बता दी और वो प्लेंट लिखते वक्त मैंने आपको उसमें जो प्रिंसिपल्स थे वो बता दिए। अब वो प्रिंसिपल बेसिकली मैंने प्लेन लिखना बताया है, लेकिन उसका मकसद ये था कि उन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे आपको कोई ना कोई वो लिखनी आएगी प्लेंट, और सॉरी कोई ना कोई प्रोपोजिशन आ जाएगी और आप उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम वो सेक्शन 5 से निकल के थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेक्शन 6 आ गया, अब है सेक्शन 7। सेक्शन 7, अच्छा ये मैं आज आपको पढ़ाऊंगा और विद प्रैक्टिकल अप्रोच आपको पढ़ाऊंगा, और इसी में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्लेन के साथ जो है वो अनेक्स होने हैं। लेकिन उससे पहले एक बात मेरी सुनिए, रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, जब आप लोग कोई लेक्चर जो है वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर शेयर करते हैं तो एक दिन में 100 के करीब लोग जो हैं वो चैनल को ज्वाइन करते हैं। मीनिंग देयर बाय कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि एक जो है वो एक गाइडलाइन मौजूद है एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए। तो अगर हम इंटेंशनली इसको शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम इस पे जवाबदेह भी होंगे। तो आप इसको एज ए ड्यूटी किया करें, शेयर किया करें। हो सकता है उसके सदके अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, वो बंदा भी आपको दुआएं दे जिसकी वजह से आपको ये मिला। तो फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन पे, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जो भी लेक्चर शेयर होता है उसको कॉपी पेस्ट ज़रूर किया करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें। और ये आप एट लीस्ट जो है हफ्ते में एक बार भी कर दिया करें तो दैट इज़ सफिशिएंट। इंटरेस्टेड बंदा जो है वो खुद ब खुद जो है उसको जो है वो ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट टू अ प्लेन, मैं आपको जल्दी से जो है ना वो सेक्शन 7 एक दफा पढ़ाना चाहता हूँ। Whether every suit before a family court shall be instituted by presentation of a plaint or in such other manner and in such as court may prescribe। तो ये वो आ गया जी कि दावा बाय वे ऑफ प्लेंट दायर होगा, और वो प्लेंट कैसे लिखी जाएगी वो मैं आपको ये जो है बता चुका हूँ। उसके ऊपर मैंने इतने सारे अपने केस लॉज भी शेयर किए हैं, और मैं जो है सॉरी केस लॉ कह रहा हूँ, लेक्चर्स भी शेयर किए हैं। और मैं इसका भी लिंक दे देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में प्लेंट्स हैं इसका भी लिंक दे देता हूँ इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में। आप इसको जो है एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। अच्छा, और प्लेंट का जो सेक्शन है, एक तो ये है ना जो आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 7, लेकिन इसके साथ आप मिला के पढ़ेंगे रूल्स। रूल्स में देखिएगा ये जो रूल 4 है इसका, वो भी बताता है कि प्लेंट कैसे लिख। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब रूल्स में दिया गया है। तो 1965 के रूल है, वो कहता है प्लेंट अंडर सेक्शन 7 शैल बी इन राइटिंग साइंड एंड वेरीफाइड बाय द प्लेंटिफ एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन अंडर रूल 5 ऑफ दीज रूल्स बाय द प्लेंटिफ आर through a counsel and where the plaintiff is a female by her agent। ठीक है, एनी हाउ इसको आप पढ़ लेंगे। बताना आपको ये चाह रहा था कि अगर आपने एक्ट को रूल्स के साथ मिला के पढ़ा करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द प्लेन शैल कंटेन ऑल मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द। अच्छा, अब आप ना एक कॉपी पेंसिल के ऊपर लिस्ट बनाते जाइएगा डॉक्यूमेंट्स की जो इस सेक्शन के अंदर आएंगे, तो फिर बाद में मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। द प्लेन तो नंबर 1 लिखे हैं, डॉक्यूमेंट है वो प्लेंट इट सेल्फ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी,
द प्लेंट shall contain all material fact relating to the dispute and shall contain लियो and shall contain a schedule giving the number of witnesses। लो जी नंबर 2 पे लिखे, नंबर 1 पे प्लेंट, नंबर 2 पे लिखे शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस। अभी मैं आपको ये शेड्यूल प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, इसका मकसद भी मैं आपको जो है वो दिखाओ किसका है। हाँ जी, अच्छा जी, मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, कि वो जो प्लेंट है उसमें मटेरियल फैक्ट्स ऑफ डिस्प्यूट लिखे जाएंगे एंड शेल कंटेन अ शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस। अब प्लीज आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नेक्स्ट टू अ प्लेंट एंड व्हाट आर पर्पस ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। तो एक है शेड्यूल, आगे ऑफ विटनेस इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंट, वो जिसको हम लिस्ट ऑफ विटनेस भी बोलते हैं, लेकिन फैमिली में उसका असल नाम जो है वो शेड्यूल ऑफ विटनेसेस है। और वो शेड्यूल ऑफ विटनेसेस में क्या होगा, वो जो विटनेसेस होंगे उनका नंबर ऑफ विटनेसेस, उनके नंबर ऑफ विटनेसेस लिखे होंगे, कितने होंगे, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस, उन विटनेसेस की डिटेल होगी, एंड अ ब्रीफ समरी ऑफ द फैक्ट्स टू विच दे वुड बी डिस्पोज, और जिन फैक्ट्स के बारे में उन्होंने शहादत देनी है उसकी एक समरी जो है वो होगी। अभी मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये शेड्यूल का मकसद क्या है, नहीं, जब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 दिखाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर बता दूंगा। Provided that a plan for dissolution of marriage may contain all claims relating to dowry, maintenance, dower, personal property and belonging of wife, custody of children and visitation right of parents to meet their children। ले जी, अब अगली बात जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की प्लेट होगी ना, उसमें आप सारे क्लेम भी अपने इकट्ठे कर सकती है, बीबी, डावरी का, मेंटेनेंस का, डावर का, पर्सनल प्रॉपर्टी का, बिलोंगिंग ऑफ वाइफ का, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का, विजिटेशन, सारे वो एक ही प्लेट में, लेकिन वर्ड में लिखा है। इसका मतलब ये है कि उसकी मर्जी है बीबी की वो सेपरेट सेपरेट दावे कर ले, और बीबी की मर्जी है कि वो एक ही दावे में ये सारे क्लेम कर ले। प्रोवाइडेड फॉरवर्ड दैट द पार्टीज मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेस एट एनी लेटर स्टेज इफ द कोर्ट कंसीडर सच एविडेंस एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ले जी, अब ना ऊपर क्या था भला, देखो ऊपर था कि शेड्यूल साथ लगा दो, क्या था, शेड्यूल साथ लगा दो, ठीक है, लेकिन अब नीचे क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर that parties may with the permission of the court call any witness at any later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice। अब फर्ज करें एक गवाह का नाम जो है वो शेड्यूल ऑफ विटनेस में नहीं है, किसमें नहीं है, शेड्यूल ऑफ विटनेस में नहीं है। तो अब अगर कोई पार्टी किसी ऐसे विटनेस को बुलाना चाहती है जिसका नाम शेड्यूल ऑफ विटनेस में नहीं है, वो क्या करेगी, वो कोर्ट की परमिशन के साथ उसको क्या करेगी, उसको बुला सकेगी गवाह को। मकसद क्या है, मकसद ये है कि अगर कोई पार्टी लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं दे सकी, शेड्यूल ऑफ विटनेसेस नहीं दे सकी, या किसी शेड्यूल ऑफ विटनेस में कोई नाम नहीं लिख सकी, तो वो लेटर ऑन कोर्ट की परमिशन के साथ उस विटनेस को क्या कर सकती है, उस विटनेस को तलब करवा सकती है, ठीक है। अच्छा जी, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, विद परमिशन कॉल एनी विटनेस एट एनी स्टेज एनी लेटर इफ द कोर्ट कंसीडर सच एविडेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा जी, सब सेक्शन 3 क्या है, where the plaintiff suer lies upon a document in his possession of power। ले बच्चों, अब इसको ना आप लिस्ट बनाइएगा, नंबर 1 पे प्लेंट थी, नंबर 2 पे शेड्यूल ऑफ विटनेसेस था, अब नंबर 3 पे आ गया, where plaintiff suer lies upon a document in his possession of power he shall produce it in court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or copy of thereto to be filed with the plaint। बच्चों जो भी डॉक्यूमेंट उसने देने हैं, किसने, प्लेंटिफ ने, वो उसने क्या करने हैं, वो उसने प्लेंट के साथ लगाने हैं। तो अब नंबर 3 पे लिखिए, नंबर 3 पे लिखिए डॉक्यूमेंट्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स कंस्टिट्यूटिंग द क्लेम, ठीक है वो, और फिर उनकी कॉपी, नंबर 4 पे लिखिए कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, किस मकसद के लिए, दूसरी पार्टी को हैंड ओवर करने के लिए। अच्छा जी, where he relies on any other document not in possession or power as evidence in support of his claim, he shall enter such document in a list to be appended to the plaint, giving reason for relevancy of these document to the claim in the plaint, ठीक है।
अच्छा, और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि वो पेश नहीं कर सकता लेकिन वो कोर्ट के थ्रू मंगवाना चाहता है कहीं से, तो उसकी वो एक लिस्ट ऑफ, जिसको फ्रिस मुनहसरा कहते हैं, उसमें उसका अंदराज करके तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में वो लिस्ट जो है वो दाखिल करेगा। तो अब आप एक और लिखें नंबर 5 या 6 पे, लिस्ट ऑफ रिलायंस, लिस्ट ऑफ रिलायंस, ठीक है। अच्छा, द plaint shall be accompanied by as many duplicate copies thereof including a schedule and the list of document referred in as they are there are defendant the suit for service upon the defendant। लेकिन लिखें क्या है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसके उतने सेट्स लगेंगे जितने डिफेंडेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हर डिफेंडेंट को वो जो समन है, समन के साथ वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी भेजी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आपको कहानी की सूरत में सुनाता हूँ और फिर आपको मैं वो डॉक्यूमेंट्री भी लिखा है वो भी समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, लॉ की मंशा ये है कि अगर किसी भी शख्स के, किसी भी प्लेंटिफ के या डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई भी, अगर प्लेंटिफ कोई भी विटनेस पेश करना चाहता है या कोई भी डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है, तो दूसरी पार्टी का ये राइट है कि वो बंदा अदालत में पेश होने से पहले या वो डॉक्यूमेंट पेश होने से पहले उस पार्टी का नॉलेज हो इस चीज के बारे में कि फला बंदा मेरे खिलाफ शहादत देने आ रहा है, तो वो तैयार हो जाए, अपने 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 साइल से पूछ ले, कि वकील पूछ ले, भाई ये बंदा तुम्हारे खिलाफ शहादत देने आ रहा है, सच्ची देने आ रहा है, तुम बताओ क्यों आ रहा है ये, ठीक है। अच्छा, और ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, ये तो तुमने मुझे बताया नहीं था, बताओ ये डॉक्यूमेंट आ रहा है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। यानी लॉ की मंशा ये है, a party should not be at surprise regarding production of any witness or document। सेम रूल प्लेंटिफ के लिए, सेम रूल डिफेंडेंट के लिए। यानी प्लेंटिफ को भी पहले से पता होना चाहिए कि मेरे खिलाफ कौन कौन सा विटनेस आएगा और डिफेंडेंट की तरफ से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा। और बच्चों, सीपीसी में भी यही रूल है, सीपीसी में भी यही रूल है। अच्छा, अब इस पर्पस को सिक्योर कैसे किया गया है कि प्लेंटिफ जब प्लेन लगाएगा तो अपना शेड्यूल ऑफ विटनेस लगाएगा और बताएगा कि कौन सा विटनेस किस चीज की शहादत देने आ रहा है, ताकि अगली पार्टी को इल्म हो जाए, उसको उसकी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसके पास है तो वो प्लेट के साथ लगा दे, अगर वो बाद में पेश करना चाहता है तो फिर इसमें नसरा में लिख के दे दे। और अगेन उसका मकसद क्या होगा, उसका मकसद ये होगा कि जो डिफेंडेंट है उसके इल्म में ये बात हो कि कल को मैं उसके खिलाफ कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट दूंगा, ताकि वो उसी के मुताबिक अपना सेटअप डिफेंस जो है वो सेटअप कर सके, किसके अंदर, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर या अपनी प्लीडिंग के अंदर। तो बच्चों, होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। ये सेक्शन 7 था। अब मैंने आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा ना, हर चीज आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। ये तो ड्राफ्टिंग होगी ना। ले जी, ये है, ये डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट हुआ प्लेंट, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ना लिखा था काफी अर्सा पहले, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आप बड़ा इंजॉय भी करेंगे इसको, और फिर मैं पढ़ूंगा तो जरा जल्दी हो जाएगी, टाइम शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज, so many lawyers in our country are struggling for the future, they are working hard but still they are unsuccessful only because of non availability of proper guidelines, no proper guidance while working in court, even Bazari books and Bazari academy just for profit without proper guidelines। That factor motivated me to share my knowledge and experience with all struggling people। Now it is also your duty to spread knowledge by sharing this file by every colleague, friend, as it is sadqa jariya, it must be reached to every single person waiting for that। अब डॉक्यूमेंट्स को भी नेक्स्ट टू अपने, सबसे पहले फाइल कवर होता है, ठीक है। उसके बाद एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स नो प्रोविजन फॉर दिस पेज, ये इंडेक्स खुद ही बना लिया जाता है, ठीक है। वो जो शुरू में लगा होता है, एनी हाउ ऑब्जेक्ट एंड पर्पज, ये नीचे आ गया, ये इंडेक्स होता है इस तरह से, ये देखें, ये इस तरह से इंडेक्स बनाया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली जो है वो पता चल जाए कौन से पेज नंबर, ये देखें ना पेज नंबर यहाँ पे,
ये इंडेक्स पहला पे बना होता है, ठीक है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ सेट डॉक्यूमेंट इज द कन्वीनियंस ऑफ द कोड टू फाइंड आउट एनी डॉक्यूमेंट और एन एक्शन इन एन इजी वे बाय गोइंग टू द पेज नंबर डायरेक्टली एज मेंशन्ड इन द इंडेक्स। हियर इज सिंपल सैंपल ऑफ इंडेक्स, ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलो। अब ये भी एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इंडेक्स का मतलब क्या है कि वो कोर्ट के लिए आसानी रहे। अक्सर हाई कोर्ट में इस तरह से होता है, ठीक है। अब उसके बाद प्लेंटिफ का सी एन आई सी, जाहिर बात है इसका मकसद ये होता है कि कल को प्लेंटिफ ये ना कहे जी, ये प्लेंटिफ को आइडेंटिफाई किया जा सके, या कल को प्लेंटिफ ये ना कहे मैंने दावा किया, ठीक है। अब आ जाए प्लेंट इटसेल्फ, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर भी दे दिए हैं और वो ड्राफ्टिंग भी दिखा दी है, एक दफ़ा फिर दिखा दूंगा, ठीक है। शेड्यूल ऑफ विटनेसेस। अच्छा, अब ये देखें रेलिवेंट सेक्शन सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द प्लेंट शैल एंड शैल कंटेन अ शेड्यूल गिविंग द नंबर ऑफ विटनेसेस इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्लेंट। From the said wording, it is crystal clear that a schedule of witness shall consist of number of witnesses, name of witnesses, address of witnesses, and brief summary of the witnesses. Someone must not mix up law with the practice. Law is that a schedule of witnesses consisting of a particular will be next to a plain, but practice that lawyer next a list of witnesses, term used in civil instead of schedule of witness, which is a wrong practice। देखिए, शेड्यूल ऑफ विटनेस बोला जाता है फैमिली लॉ में, लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं बोला जाता, तो आप इसको मिक्सअप ना कीजिएगा। The difference between a schedule of witness under section 7 subsection 2 and a list of witness submitted under order 16 rule 1 is that list of witness under civil does not contain crux of evidence proposed to be deposed by the witness, but in the schedule of witnesses under family law, the crux of the facts about which evidence is to be deposed is given. The object and purpose of the schedule of witnesses is submitted schedule is that the other party must not be at surprise regarding an evidence at evidence stage regarding appearance of any person as written against and all about nature of the testimony. The object and purpose of attaching a schedule as well as copy of schedule of witness to the plaintiff is that the said schedule be served to the defendant along with summon, so that defendant be prepared a written statement keeping in view the evidence to be adduced against him and submit the said written statement on the same डेट ऑफ अपीयरेंस। अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगी गई है ना, शेड्यूल ऑफ विटनेस की, प्लेंट की, अदर डॉक्यूमेंट्स की, और इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेंडेंट जो मांगी गई है, इसका मकसद ये है कि जब समन जाए तो उसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिख लगा दिए जाएं और वो जो डिफेंडेंट है वो घर से जवाब दावा तैयार करके लेके आए और आके ये ना कहे कि जनाब मुझे तो अभी प्लेंट की कॉपी नहीं मिली, जनाब मुझे तो अभी वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले जो कि इसने प्लेंट के साथ लगाए हैं, ठीक है। तो ये भी उसका मकसद है किसका, कि वो जो शेड्यूल की कॉपी लगाने का या शेड्यूल लगाने का कि दूसरी पार्टी को भी उसका पता चल जाए कि कौन कौन सा विटनेस आ रहा है। फर्दर सेक्शन सबसेक्शन 2 फैमिली श्योर दैट इफ द नेम ऑफ द विटनेस नॉट मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ विटनेस एट द टाइम ऑफ institution of the suit, that witness may be summoned later on with the permission of the court। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इस पे मैं आपको एक ऑर्डर भी दिखाऊंगा कि अगर लेटर ऑन एक आती है दरखास्त कि जनाब मुझे ये विटनेस पेश करने की इजाजत दी जाए, तो कोर्ट ने उसको किस तरह से डिसाइड करना है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पार्टी मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेस एट एनी लेटर स्टेज इफ द कोर्ट कंसीडर्स सच एविडेंस एक्सपीरियंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। हियर इज सैंपल ऑफ शेड्यूल ऑफ विटनेसेस इन उर्दू एंड इंग्लिश। ले जी देखिएगा, ये शेड्यूल ऑफ विटनेस, सॉरी ये कौन सा आ गया, ये शेड्यूल ऑफ विटनेस नहीं, ये तो गलत है, ये नहीं है, सॉरी ये है शेड्यूल गवाहान। ले जी देखें जरा, ये इस तरह से नंबर शुमार यानी जी नंबर ऑफ गवाह का नाम, वल्दियत और खासा जो उसने देना है। तो क्यों भाई, समझ आ गई आप लोगों को, समझ आ गई आप लोगों को वो जो बात बताई थी कि वो क्या कहेगा अदालत में आके, हैं। तो
अच्छा जी, उसके बाद आर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंटिफ्स क्लेम। अच्छा, ये रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स से क्या मुराद है? देखो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द क्लेम। अगर वो डावरी आर्टिकल का दावा दायर कर रही है तो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे? रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डावरी आर्टिकल्स हो जाएंगे। अच्छा, और क्या हो जाएगा? और वो जो उसकी रसीद हैं, वो आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक से आइटम्स खरीदने की जो डावरी आर्टिकल, वो वाली बड़ी रेलिवेंट हो जाएंगी। गोल्ड की रिसीट्स वो बड़ी रेलिवेंट की। अब ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, अगर वो मेंटेनेंस का दावा कर रही है, बच्चों का दावा कर रही है, तो उसमें निकाहनामा जिससे पता चले वो उसकी बीवी है, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जिससे पता चले बच्चे उसके हैं, इसके अलावा बच्चों की स्कूल की रसीदें जहाँ से पता चले कि बच्चे स्कूल में जो है वो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर जो है बच्चों के, उसकी रसीदें। उसके बाद डिफेंडेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका रिकॉर्ड, कि उसकी सैलरी स्लिप, उसकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और उसकी, अच्छा, फिर उसके बाद वो कितना अमीर है, उसकी प्रॉपर्टी के सबूत, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अकॉर्डिंग टू दी क्लेम, कि क्लेम कौन सा है, ये उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट जो है वो करते हैं। तो ये ना सिर्फ उसने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अनेक्स करने हैं, बल्कि उसने उसकी कॉपी भी देनी है जितने डिफेंडेंट है उसके बराबर। और मकसद उसका क्या होगा कि समन के साथ हर डिफेंडेंट को वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जाए। Document in original copy, therefore, upon which the plaintiff claim is based, will be attached to the plaint. Even another copy of those documents will be annexed to the plaint, so that same may be delivered to the other party. Said documents are the documents which are usually mentioned in the plaint. List of said document depend upon the nature of the suit. For example, in a suit for maintenance, relevant documents are nikah, birth certificate, receipt of school fee, defendant's salary slip, bank statement. अच्छा, relevant law in subsection 3 of Family Code, where a plaintiff suer relies upon a document in his possession of power, he shall produce it in court when the plaintiff is presented, and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed with the plaintiff। बता दिया। Object and purpose of annexing all document to plaintiff is to strengthen plaintiff case, ठीक है। अच्छा, object and purpose of providing a copy of those documents to the defendant is that defendant may not be surprised at evidence state regarding any document tender against him, ताकि उसको पता हो कि मेरे खिलाफ कौन सा डॉक्यूमेंट आना है, इसलिए उसको कॉपी दीजिए। यूजुअली लॉयर्स आल्सो प्रिपेयर एंड एनेक्स अ लिस्ट ऑफ ऑल सेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द कोर्ट। However, it is necessary to clear that no such provision to prepare and annex a list consisting of all documents next to the plaintiff exists. Here is simple of, अच्छा वकील ना ये वाली लिस्ट लगा देते हैं, इसकी प्रोविजन कोई नहीं है, ये वाली, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, या ये वाली लगा देते हैं। सिविल में तो है इसकी प्रोविजन, लेकिन फैमिली में नहीं है। डॉक्यूमेंट लगाने, ये लिस्ट नहीं लगानी, लेकिन ये लगा देना भी बेहतर है, क्योंकि मैंने एक दफ़ा बताया था कि इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट लिखे हो तो फिर बाद में कोई डॉक्यूमेंट निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस लिस्ट के अंदर दर्ज है, और हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में लिखा है सीपीसी के हवाले से कि, और आप भी अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे ही किया करें, जब दावा दायर करें तो ये लिस्ट और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स और इस लिस्ट की एक कॉपी अपने साथ रखें। जब आप कोर्ट में दावा दायर करते हैं तो रीडर को कहें कि रीडर साहब, इस लिस्ट के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट पूरे कर लो, और जो इसकी फोटोकॉपी उसके ऊपर मुझे रिसीविंग दे दो, उसके ऊपर मुझे रिसीविंग दे दो, ताकि कल को डॉक्यूमेंट गायब ना हो, ताकि कल को डॉक्यूमेंट गायब ना हो। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। उसके बाद ये आगे चलता हूँ, लिस्ट ऑफ रिलायंस क्या है। अब बच्चों देखो, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो उसके पोजेशन में थे, अब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उसके पोजेशन में हैं, लेकिन वो अदालत में पेश अभी नहीं कर सकता, पेश बाद में करेगा पेश, ठीक है। तो उसके लिए वो लिस्ट ऑफ रिलायंस में उसका जिक्र कर दे, या वो कोर्ट के थ्रू मंगवाना चाहता है वो डॉक्यूमेंट, जैसे कि किसी अकाउंटेंट का रिकॉर्ड, मसलन किसी जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ का रिकॉर्ड, किसी स्कूल का रिकॉर्ड, तो ये वो उसके अपने कब्जे में नहीं है, या वो इस वक्त पेश नहीं कर सकता, लिहाजा वो उसको लिस्ट ऑफ रिलायंस में लिख देगा। जरा लिस्ट ऑफ रिलायंस देख रहे हैं हम, ये है लिस्ट ऑफ रिलायंस, ये फिर इस जिसमें लिखा होगा कि मैं किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंतजार करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सॉरी, लिस्ट ऑफ रिलायंस,
If plaintiff want to produce a document at a later stage which for the time being is not in his possession, he shall enter such document in a list and will append that list to the plaintiff along with reasons of relevancy of those documents to the claim in the plaint. Relevant law is subsection 3. वो जो उसमें when he relies on any other document not in his possession or power or in support of his claim, he shall enter such document in a list to be appended to the plaint, giving reason for relevance of the document to the claim in plaint. Difference between section 3 and 2 is that documents are actually produced in the court, but under section only a list document with the intention that relevant states a document will be produced in the court. Again, objection purpose of filing of list document relied upon and providing copy thereof to the document is that defendant may not be at surprise at evidence stage regarding any document tender against him. Here is performa of list of reliance, ये मैंने आपको दिखा दिया है. There is a blunder mistake in the above mentioned list of reliance बवक्ते ज़रूरत. अच्छा, ये ना list of reliance में लिख दिया जाता है बवक्ते ज़रूरत. भाई ये क्या बात हुई? देखें, ऑब्जेक्ट इसका क्या था कि अदर पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज. तो अगर आपने जो डॉक्यूमेंट बाद में जिस पर रिलाई कर ले, अगर आपने उसको स्पेसिफिकली नहीं लिखा तो वो तो पर्पज ही फेल हो गया. तो कुछ वकला आके हमें कहते हैं कि जनाब मैंने लिखा हुआ है बवक्त ज़रूरत या नहीं हस्बे ज़रूरत. तो भाई कि क्या हस्बे ज़रूरत, तुमने डॉक्यूमेंट मेंशन करना था. अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करना शुरू कर दो. अच्छा, it is against the objective purpose of the list of reliance that other party must not be at surprise regarding any document which may be tendered against him. So, instead of writing hasbe zarurat, document must be specified. For example, record union council number 10 बाबत नकानामा ये, record bank account तफसील ये. So, crux of the above discussion is that मैं ऊपर दिए गए शेड्यूल गुहान दस्तावेजात पेश करदा फर्द निसार का खुलासा यूँ बयान कर सकता हूँ कि चाहे दीवानी मुकदमा हो चाहे फैमिली कोई फरीक सिर्फ और सिर्फ वो गवाह पेश कर सकता है जो उसने शेड्यूल गुहान में लिखा हो. सिर्फ वो दस्तावेजात अदालत में पेश कर सकता है जो दावे के साथ लफ की गई हो या फिर जिसकी फर्ज इंसार दाखिल की गई हो और इस फर्ज में भी दस्तावेज को अच्छी तरह से स्पेसिफाई किया गया हो. बसूरत दीगर ना तो कोई गवाह अपनी मर्जी का पेश किया जा सकता और ना ही दस्तावेज, क्योंकि कानून कहता है कि कोई ऐसा गवाह या दस्तावेज पेश करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिसकी दूसरे फ्री को पेश की इत्तला ना हो और दूसरे फ्री के लिए हैरत का बायस हो. अलबत्ता अगर 7 किसी गवाह का नाम शेड्यूल गुहान में ना दिया गया है या फिर कोई दस्तावेज 7 पेश ना की गई है और इस दस्तावेज का फर्द इंसार में भी जिक्र ना है, तो फिर अदालत को एक दरखास्त गुजारी जाएगी कि गवाह पेश करने या मजीद शहादत पेश करने की इजाज़त दी जाए. तो फिर अब जब भी आप किसी भी मिसर में पेश हो रहे हैं, आपके सामने किसी भी स्टेज पर कोई वकील साहब अपने लिफाफे से कोई दस्तावेज निकाल कर पेश कर रहे हो तो फौरन आपका एतराज़ आना चाहिए. जज साहब 1 मिनट के लिए देख लिया जाए क्या ये दस्तावेज अर्जी दावे के साथ लफ की गई थी या फिर इसका फर्द इंसार में स्पेसिफिकली जिक्र है. अगर नहीं तो मेरी सजा है कि ये दस्तावेज वापस की जाए. इस तरह से इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता. ठीक है. कॉपीज ऑफ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट. दीवानी और फैमिली कानून में एक फ़र्क यह है कि ज़ाब्ता दीवानी में मुताले को पेश होने के बाद जवाब दाखिल करते वक्त दिया जाता है जबकि फैमिली कानून में मुताले को समन जाता है और समन में ही ये लिखा जाता है कि आप असालतें या वकालत पेश भी हों और फिर जवाब दावा भी लेकर आना है. अब तो दीवानी में भी लॉ चेंज हो गया ना. अब तो दीवानी में भी जवाब दावा उसने लेके आना है. अलबत्ता फैमिली लॉ में लिखा गया कि अगर मुताले हाजिर आए मगर जवाब दावा ना लेकर आए और इस बाबत कोई मकबूल वजह पेश ना की जाए तो उसे मजीद 15 दिन का वक्त दिया जा सकता है. अलबत्ता प्रैक्टिस में पहली तारीख का मुद्दल जवाब दावा नहीं लेके आता, सिर्फ वकालतनामा दाखिला होता है जिसके बाद वो अदालत भी रूटीन में 15 दिन का वक्त दे देती है और जवाब दावा दाखिल करने के लिए. देखो लॉ तो ये है कि वो जब डिफेंडेंट आए तो जवाब दावा लेके आए, लेकिन रूटीन ट्रेंड ये है कि पहली डेट पे वकील वकालतनामा देता है और फिर जज साहब उसको मजीद टाइम दे देते हैं. अब क्योंकि मुद्दल ने पहली तारीख पे ना सिर्फ पेश होना होता है बल्कि जवाब दावा भी लेके आना होता है, लिहाजा फैमिली कोर्ट एक्ट कहता है
कि मज़कूरा वाला जितनी भी हमने दस्तावेज़ात पढ़ी हैं उनकी कॉपी भी दाखिल करें और वो कॉपी दस्तावेज़ मुद्दे को समन के साथ भिजवा दी जाएंगी ताकि वो अच्छी तरह से जवाब दावा तैयार कर ले और अदालत में आकर ये ना कहे कि अभी तो फाइल देखनी है। फिर इतनी कापियां दाखिल करनी चाहिए जितने मुद्दा ले हों ताकि हर एक को दस्तावेज की कॉपी भेजी जाए। ठीक है। इन सब सेक्शन 4 भी स्टेट द फॉलोइंग कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ वेंडर विल बी नेक्स्ट टू द प्लेट। अब आगे फर्द पता, अब ये भी लगती है उसके साथ, किसके साथ, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ फर्द पता अंडर फैमिली लॉ। इन फैक्ट सेट कंसेप्ट इज बॉर्डर फ्रॉम द सीपीसी एज वी नो। ये फर्द पता मैं बड़ी अच्छी तरह सीपीसी में पढ़ा चुका हूँ, आप उधर इसको जो है वो देख लीजिएगा, फर्द पता क्या होती है, क्यों लगती है। ठीक है। फर्द तलबाना, ये जो प्रोसेस फी होती है। ठीक है। फर्द तलबाना भी आपको एक कहानी की सूरत में समझाता हूँ। जब भी दूसरे फ्री को या समन नोटा तलब करना हो तो उसकी फीस होती है जिसे इंग्लिश में प्रोसेस फी और उर्दू में तलबाना कहते हैं। ये तलबाना प्रोसेस फी टिकट की सूरत में अदा होती है। जिस सफर के ऊपर टिकट लगाई जाती है उसे फर्द तलबाना कहते हैं। हम जरा नीचे दिए गए स्पेसिफिक में गौर कीजिए, ये देखें, ये वो फी लगी हुई है फर्द तलबाना के ऊपर, गौर करें। तलबाना के ऊपर 1 रुपए की कोर्ट फीस की सूरत में तलबाना चिपका है। याद रखें तलबाना अपने ऑर्डर, तलबी ऑर्डर के ऑर्डर में भी लिखती है। याद रखें अदालत अपने तलबी के ऑर्डर में भी लिखती है कि मुतल्लिक़ को बज़रिया समन बाखिल तलबाना अंदर एक यौम तलब किया जाता है। याद रखें अगर तलबाना दाखिल ना किया जाए तो फिर अदालत या लेट दाखिल किया जाए तो अदालत दावा को बवजह आदम इदखाल तलबाना खारिज कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको तलबाना और फर्द तलबाना की समझ आ गई। तलबाना 1 रुपया होता है जो रेवेन्यू टिकट की सूरत में लगता है। अब बात आती है तलबाना और फिर तलबाना की बाबत कहाँ लिखा है। फैमिली कोर्ट एक्ट की दफा 8 सब 6 ये कहती है कि तलबी बाज़ाब्ता दीवानी के मुताबिक होगी। इसका मतलब ये है कि तलबाना और फर्द तलबाना की बाबत भी ज़ाब्ता दीवानी का ही सहारा लेना पड़ेगा। लिहाजा ज़ाब्ता दीवानी की प्रीमियम इससे मुतल्लिक़ है, जबकि ऑर्डिनरी रूल कहता है कि अदम इदखाल तलबाना दावा खारिज कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट ऑफ समन नोटिस, अगरचे प्रैक्टिस ये है कि जब अदालत तलबी का ऑर्डर कर देती है तो कौंसल समन नोटिस के फॉर्म पुर करके अलमत को जमा करवा देते हैं, जबकि कानून ये है कि वर्जी दावे के साथ ही लफ करने होते हैं चूँकि तलबी की ज़ाब्ता दीवानी को देखना पड़ता है। मुलाजा जो कि समन ड्राफ्ट फर्जी दावे के साथ लफ करना है, जब जैसे ड्राफ्ट को दस्तखत कर देते हैं तो फिर वो समन नोटिस दूसरे फ्री के नाम जारी कर दिया जाता है। ये अब वो समन है। और एक डॉक्यूमेंट लगता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसके ऊपर मेरा एक डिटेल लेक्चर है। उसके बाद है लाइसेंस ऑफ द लंदन काउंसिल, ये भी लगता है। ठीक है। तो रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। मैंने फैमिली लॉ को कोशिश किया प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको बताऊं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।